Hello everyone, here I'm back with another video lecture, and before going towards the our topic, first we can discuss this case scenario. एक्चुअली आज से जो लेक्चर्स मैं स्टार्ट करूँगी उसमें ये होगा कि पहले हम एक केस को डिस्कस करेंगे या एक केस सिनेरियो रखेंगे, और फिर एट द एंड ऑफ द वीडियो में फिर उस केस सिनेरियो के आपको फुल डिटेल से डिस्क्रिप्शन बताऊंगी कि इसको हमने असेस करने के बाद यहाँ पे किस नर्व की इंजरी या किस केस में किस नर्व की इंजरी इफेक्ट है। सो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा कि जब आपके पास एक पेशेंट आता है तो पेशेंट क्या आपके पास सिम्टम्स प्रेजेंट करेगा और आपने उसको कैसे या आपने कैसे उसको प्रिडिक्ट करना है या आपने उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, कैसे हमने उसको असेस करना है। ठीक है, सो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे ना, ठीक है, पहला जो केस सिनेरियो आज का है हमारे पास वो है कि हमारे पास एक पेशेंट है। ठीक है, एक पेशेंट है, अ 24-year-old पेशेंट केम इन ओपीडी विद अ लॉट ऑफ पेन इन द शोल्डर रीजन। ठीक है, अब क्या हुआ, 24-year-old पेशेंट है, वो ओपीडी में आया है, उसके शोल्डर रीजन पे पेन है। ठीक है, द पेशेंट स्टार्टेड एक्सपीरियंस दिस पेन ऑन द डे व्हेन ही गॉट ट्रॉमा फ्रॉम द फॉल। ठीक है, उसने क्या कहा कि पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, ट्रॉमा। ठीक है, जैसे वो गिरा था उसकी ट्रॉमा की हिस्ट्री थी। ठीक है, आफ्टर असेसिंग हिम ही शोड वीकनेस इन द शोल्डर एबडक्शन एंड लेटरल रोटेशन। ठीक है, अब हमारे पास दो मेजर फैक्टर्स आ गए। ठीक है, शोल्डर की एबडक्शन और लेटरल रोटेशन हमारे पास क्या है, वीकनेस आ रही है या रिस्ट्रिक्ट कर रही है। ठीक है, अगर आप यहाँ वीकनेस की जगह रिस्ट्रिक्टेड का वर्ड यूज करो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, मैंने यहाँ पे जाहिर सी बात है वीकनेस का वर्ड यूज किया है ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड मतलब शो कर सकते हैं। ही शोड रिस्ट्रिक्टेड इन द या ही शोड रिस्ट्रिक्टेड शोल्डर एबडक्शन एंड द लेटरल रोटेशन। अब हमारे पास सिर्फ इतना सा केस सिनेरियो अगर आपको मिलता है, ठीक है, विच नर्व इज अफेक्टेड इन दिस केस, उन्होंने पूछा आप कौन सी नर्व अफेक्टेड है। ठीक है, डोंट वरी, ये मैंने कहीं से नहीं लिया, ये मेरा अपना क्रिएट किया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर मैं खुद दूंगी। ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीडियो पहले हम अपने टॉपिक की तरफ जाएंगे, हम नेक्स्ट नर्व डिस्कस करेंगे, फिर हम ये इस नर्व का आंसर या इसका आंसर ढूंढेंगे कि ये यहाँ पे कौन सी नर्व यहाँ पे अफेक्ट हुई है। ठीक है, सो अभी हमारे पास क्या था कि हमने इसमें कुछ मेजर चीज़ें जिनको हम हाईलाइट अभी कर लेते हैं। ठीक है, वो थी हमारे पास शोल्डर की एबडक्शन लेटरल रोटेशन। ठीक है, फर्स्ट ट्रॉमा की हिस्ट्री है। ठीक है, सेकंड और तीसरा है हमारे पास पेन इन द शोल्डर रीजन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पेन शोल्डर रीजन पे है। ठीक है, दूसरी ये चीज़ है ट्रॉमा है, और तीसरा शोल्डर एबडक्शन और लेटरल रोटेशन या मूवमेंट में वीकनेस या रिस्ट्रिक्शन आ रही है। ठीक है, सो अब हम वीडियो के एंड में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहले हम अपनी लेक्चर की तरफ चलते हैं। ओके, नाउ कम टूवर्ड्स द फेमोरल नर्व। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है फेमोरल नर्व के ऊपर। L2 L3 एंड L4 इसका नर्व रूट है। ठीक है, हम जैसे इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास लिए है कि साइटोरियस स्पेक्टिनियस क्वाड्रिसेप्स ग्रुप को सप्लाई करता है। ठीक है, और बहुत सी ज़्यादा और भी मतलब चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से इफेक्ट होता है। ठीक है, पर ये हम जब लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, यहाँ पे नहीं, अभी हम इसकी डिटेल में जाते हैं। ठीक है, the femoral nerve arises from the three posterior division of the lumbar plexus. जाहिर सी बात है, हमें पता है तीन posterior divisions L1 L2 L3 L4 से originate होता है. It emerges from the lateral border of the psoas muscle posterior to the inguinal ligament and distant underneath the ligament to the femoral triangle, lateral to the femoral artery to innervate the sartorius and the quadriceps muscle of the or muscle group. ठीक है, हम यहाँ पे इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं। ठीक है, हमारे पास जो मेजर चीज़ है ना वो आप यहाँ पे देख सकते हो, फेमोरल नर्व का पाथवे हमने फॉलो करना है। ठीक है, इन्होंने एक ही डायग्राम में ऑब्टुरेटर और फेमोरल का पाथवे किया हुआ है, पर हम फेमोरल नर्व का पाथवे पहले डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम ऑब्टुरेटर का करेंगे। ठीक है, फेमोरल नर्व का जो पाथवे है उन्होंने हमें कहा था तीन डिविजन से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ गए तीन डिविजन्स L1 सॉरी L2 L3 और L4 से। ठीक है, L4 से इनकी ओरिजिनेशन और L2 L3 L4 से। ठीक है, अब उन्होंने कहा था कि हमारे पास उसके बाद जो थी वो इमर्ज हो रही थी फ्रॉम द लेटरल बॉर्डर ऑफ द psoas मसल superior to the inguinal ligament and distant underneath the ligament to the femoral triangle lateral to the femoral artery quadriceps और sartorius को
इनोवेट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है तो श्वास मेजर के पास से आपको पता चल रहा है, ठीक है। अब इसके क्या ओरिजिनेशन के बाद इसने क्या किया, सप्लाई करने के लिए इसने साइटोइड्स और क्वाड्रिसेप्स को सप्लाई करने के लिए इंग्वाइनल लिगामेंट के बिल्कुल पीछे से जा गई, ठीक है। पीछे से जाने के बाद हमारे पास उन्होंने कहा कि बिल्कुल फेमोरल ट्रायंगल के अंदर से पास करने के बाद हमारे पास इसने अपने आप को या फेमोरल आर्टरी के बिल्कुल लेटरल रखा, ठीक है। और फिर क्या किया, हमारे पास इनोवेट किया साइटोइड्स को, और दूसरा हमारे पास किन को किया, क्वाड्रिसेप्स को, ठीक है। वास्टस लेटरालिस मीडियालिस जो हमें पता है, ठीक है। इन सारे मसल्स को वास्टस इंटरमीडियस और रेक्टस फेमोरिस, ये सारे मसल्स जो हैं इन सबको इसने सप्लाई किया, ठीक है। एक बार हम दूसरी डायग्राम से भी देख लेते हैं, ठीक है। L2 L3 L4 इसका नर्व रूट है जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। फिर हमारे पास ये जो है ये ब्रांचेस दे रही है नर्व ऑफ इलियाकस पेक्टिनियस के नर्व को, ठीक है। फिर हमारे पास पोस्टीरियर डिविजन्स देती है जो हमारे पास रेक्टस फेमोरिस, ठीक है, यही हम बात कर रहे थे अभी। रेक्टस फेमोरिस, वास्टस वास्टस लेटरालिस मीडियालिस इंटरमीडियस, ठीक है। इन सबको हमारे पास सप्लाई करती है, ठीक है, इसकी पोस्टीरियर डिवीजन। और जो इसकी इंटीरियर डिवीजन होती है वो साइटोइड्स को। अब ये थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं ना, तो हमने यहाँ पे इन्होंने सिर्फ बेसिक हमें चीज़ बताई है क्योंकि ये हमारे पास एनाटॉमी की बुक नहीं है, एक्सरसाइज थेरेप्यूटिक्स की, या आप कह सकते हैं कि हमारे पास थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज की, ठीक है। तो हमारे पास इन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस नहीं किया हुआ। इन्होंने सिर्फ मेजरली आपको एक नर्व पाथवे बता दिया कि इस तरह से इस एरिया को सप्लाई करती है, ठीक है। फिर हमारे पास मीडियल क्यूटेनियस नर्व जो होती है, अब इसकी सेंसरी 3 ब्रांचेस है, ठीक है। सेफनस नर्व है, मीडियल क्यूटेनियस नर्व है और इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व है, ठीक है। ये तीनों सेंसरी ब्रांचेस हैं इसकी, ठीक है। और बाकी सारी इसकी मोटर ब्रांचेस हैं, ठीक है। सो अगर अब उन्होंने क्या कहा था कि इन सबको सप्लाई करने के बाद इलियस वास इज सप्लाइड सुपीरियर टू द लिगामेंट, ठीक है। वो हमने कहा कि इलियस वास हमारे पास सप्लाई हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या शो हो रहा है, इलियाकस और श्वास दोनों शो हो रहे हैं, तो हमारे पास इन दोनों को सप्लाई मिल गई है, ठीक है। इंजरीज टू द नर्व में अकर विद ट्रॉमा सच एज फ्रैक्चर ऑफ द अपर फ्यूमर, ठीक है। जाहिर सी बात है ये जिस रीजन से पास करिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, पेल्विस है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, फ्यूमर है। तो पेल्विस और फ्यूमर का जो रीजन है हमारे पास, यहाँ पे अगर कोई भी फ्रैक्चर होता है तो ये नर्व डैमेज होगी, ठीक है। ड्यूरिंग रिडक्शन ऑफ द कंजेनिटल डिस्लोकेशन ऑफ द हिप, मैंने पहले भी ये बात बहुत बार की है कि जब हमारे पास कंजेनिटल डिस्लोकेशन होती है ना हिप की, तो उसका मतलब ये होता है कि एक बाय बर्थ उसको बच्चे को कोई ऐसा डिजीज है जिसकी वजह से वो फ्रॉम बहुत जो उसका हेड होता है ना, फ्यूमर सॉरी एसिटोबुलम, ठीक है। अब जब हमारे पास जो एसिटोबुलम है जो पेल्विस के अंदर प्रेजेंट होता है, जो हमारे पास फ्यूमर के साथ, फ्यूमर के हेड के साथ मिलके जॉइंट बना रहा है हिप जॉइंट, ठीक है। अब क्या होता है कि जब एसिटोबुलम जो होता है हमारे पास, ठीक है, हम यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो पेल्विस का रीजन होता है ना, ठीक है, ये, और ये हमारे पास जो होता है वो हेड होता है फ्यूमर का, ठीक है। सॉरी फॉर द बैड ड्राइंग, ठीक है। ये हेड होता है हमारे पास फ्यूमर का। अब इसने क्या करना होता है, इसके साथ जाके कंबाइन करके हमारे पास हिप जॉइंट बनाना होता है, ठीक है। बहुत सी और भी चीज़ें होती है पर हम मेजर बोन्स को यहाँ पे डिस्कस करें, ठीक है। अब क्या होता है कि जो हमारे पास ये वाला एसिटोबुलम है ना, या तो इसकी सही से कंजेनिटली इसकी सही से क्या कहते हैं कि ये कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ होता है, स्ट्रक्चरली ये सही नहीं है, ठीक है। हो सकता है ये बहुत फ्लैट है, ठीक है, ये कनकेव शेप में नहीं है, तो ये हमारे पास हेड ऑफ द फ्यूमर को इतने अच्छे से वहाँ पे ग्रिप नहीं कर सकता, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो होती है वो हमारे पास कंजेनिटली इशू आता है डिसलोकेशन का हिप की, ठीक है। अब कंजेनिटली जब डिसलोकेशन आ जाएगी हमारे पास हिप की, तो जब हम उसकी रिडक्शन करने की कोशिश करते हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू रिडक्शन होती है। अब जब हम उसकी रिडक्शन करते हैं उस केस में क्या होता है कि इस नर्व का डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम इस तरह से इसको फोर्स करके या पुश करके या सर्जिकली जिस जो मेथड है उसकी वजह से हमारे पास नर्व इंजरी के चांसेस इस एरिया में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, फ्रॉम प्रेशर। और इस एरिया में हमारे पास जो नर्व पाई जा रही है वो फेमोरल नर्व भी है, ठीक है। तो हमारे पास फेमोरल नर्व भी डैमेज हो रही है, ठीक है। दूसरा हमने कहा था फ्रॉम प्रेशर ड्यूरिंग अ फोर्सेप्स लेबर और डिलीवरी, ये हमने पहले भी बात की। फोर्सेप्स लेबर जो होती है वो असिस्टेड डिलीवरी होती है, जिसमें हमारे पास फोर्सेप्स एक स्पून लाइक इक्विपमेंट है जिसको हम यूज़ करके बेबी को डिलीवर, बेबी के हेड को बाहर की तरफ निकाला जाता है और उसको बेबी को डिलीवर करने में हेल्प की जाती है, ठीक है, बाहर बाहर आने में। सो इसके क्या होता है, प्रोसीजर की वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है उस एरिया पे, जिसकी वजह से हमारे पास नर्व इंजरी हो सकती है, ठीक है, फेमोरल नर्व की, रिजल्टिंग इन द वीकनेस ऑफ द। अब यहाँ पे दो चीज़ों की मेन वीकनेस है, हिप फ्लेक्शन की और लॉस ऑफ नी एक्सटेंशन, ठीक है। ये दो चीज़ें आ गई हैं, एक तो हिप की फ्लेक्शन वीक हो जाएगी या रेसिस्ट कर जाएगी, ठीक है, दूसरा लॉस ऑफ नी एक्सटेंशन आ जाएगा, ठीक है। सिम्टम्स में अकर फ्रॉम न्यूराइटिस एंड डायबिटीज मेलाइटिस, ये सिम्टम्स न्यूराइटिस में भी आ सकते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस
न्यूराइटिस एक ऐसी कंडीशन है, ठीक है, जिसमें इन्फ्लेमेशन होती है नर्व्स की, ठीक है, नर्व्स की इन्फ्लेमेशन होती है हमारे पास न्यूराइटिस में। किसी भी वजह से हो सकती है, डायरेक्ट ट्रॉमा की वजह से भी हो सकती है, और ड्यू टू एनी इन्फेक्शन, कोई वायरल या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। अब क्या होता है कि डायबिटीज मेलाइटिस में न्यूराइटिस बहुत कॉमन होता है, जिसमें सिम्टम्स बिल्कुल ऐसे ही आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने इस चीज़ को बिल्कुल बहुत ध्यान से और हर चीज़ को बहुत देख के हमने चलना होता है, ठीक है। अब हम एक बार फिर डायग्राम की तरफ आते हैं। अब हमने यहाँ पे कहा था इन सबको इन्होंने क्या किया कि सप्लाई दी, इसके बीच में जितने भी पार्ट एरियाज आए उस सबको उसने सप्लाई देनी है। जैसे मिडल इंटरनल क्यूटेनियस नर्व में डिस्ट्रीब्यूट होगी, मिडल क्यूटेनियस नर्व में डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। पेक्टिनियस को उसने हमारे पास सप्लाई दिया है, ठीक है। नीचे आएंगे ना तो हमारे पास सेफनस ब्रांच ऑफ फेमोरल यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पे भी ये क्या करेगी, ये एक ब्रांच देगी जो हमारे पास सीधा फुट तक जाएगी, ठीक है, ये वाली, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ चीजें थी जो हमने डिस्कस करनी थी यहाँ पे। अब हमारे पास सेंसरी जो इसका थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारी मोटर थे हमें पता है क्योंकि ये मसल्स को सप्लाई करिए, ठीक है। जो सेंसरी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली वो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। मिडिल क्यूटेनियस नर्व की सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस रीजन में है, ठीक है, बिल्कुल थाई के फ्रंट वाले मीडियल साइड के रीजन पे, ठीक है, लेटरल नहीं है कि मीडियल साइड। और जो इंटरमीडिएट हमारे पास क्यूटेनियस नर्व है उसकी हमारे पास जो है वो इस रीजन पे है, ठीक है, आपको अगर नजर आ रहा हो, ठीक है, ये वाली, ठीक है। और ये जो मीडियल वाली है ये आपको यहाँ पे नजर आएगी इसकी ब्रांच की सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और जो लास्ट है वो हमारे पास आ जाती है सैफनस की, ठीक है, सैफनस की हमारे पास फुट तक जाती है, ठीक है। सो हमारे जो था आज का यही टॉपिक था, हमने फेमोरल नर्व को डिस्कस किया था, ठीक है। अब हम अपने वापस केस सिनेरियो की तरफ जाते हैं, ठीक है। हमने आज की फेमोरल नर्व को डिस्कस कर लिया। अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आई है या कोई भी चीज़ मेरे से मिस हो गई है तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के प्रोफाइल पे जा सकते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बिफोर गोइंग अभी लेक्चर एंड नहीं हुआ, अभी हम सिनेरियो को डिस्कस करेंगे, ओके। सो अगर आपको थोड़ी सी भी वॉइस की डिस्टर्बेंस लग रही है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन अब हम सिनेरियो की तरफ वापस आते हैं, ठीक है। 24-year-old patient came in OPD with a lot of pain in the shoulder। हमने कहा पेन थी शोल्डर रीजन में, ट्रॉमा था जो उसने फॉल की वजह से आया था, ठीक है। और वीकनेस है इसकी शोल्डर के एबडक्शन और लेटरल रोटेशन में, ठीक है। अब अगर आप इस पूरे सिनेरियो को इमेजिन करो, ठीक है, अपने माइंड में एक बंदा है जो अपने ट्रॉमा की वजह से फॉल आई है। अब उसके जो रीजन था ना पेन का, उन्होंने कोई स्पेसिफिक रीजन हमें नहीं बताया, उन्होंने कहा बस शोल्डर के एरिया में, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे करना है कि शोल्डर के रीजन पे सबसे करीब नर्व जो होती है वो हमारे पास कौन सी होगी, ठीक है, ब्रेकियल प्लेक्सिस के करीब, ठीक है। अब आपने पहली चीज जो आपके पास आएंगी है वो हमारे पास आएंगी शोल्डर रीजन के सबसे करीब नर्व कौन सी है, ठीक है, पहला पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो आपके पास आएगा वो दूसरा हिस्ट्री जो है वो ट्रॉमा की है फ्रॉम फॉल, ठीक है। हमारे पास ट्रॉमा की हिस्ट्री आ गई, सेकंड ट्रॉमा की वजह से हो रही है, ठीक है। तीसरी वीकनेस इन द शोल्डर एबडक्शन एंड द लेटरल रोटेशन। अब हमें साफ सा पता चल गया ये जो दो फंक्शंस हैं शोल्डर के एबडक्शन लेटरल रोटेशन, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये जब दो फंक्शंस जो हैं वो हमारे पास मिस अप हो रहे हैं तो कोई ना कोई ऐसी नर्व है जो बिल्कुल शोल्डर के करीब है, ठीक है। अच्छा, अब दो फंक्शंस हमारे पास थे। अब हमने एक लास्ट चीज जो इसमें करनी है ना, ठीक है, इन सब को असेस कर, इन सारी चीजों को देखने के बाद वो हमने शोल्डर श्रगिंग करा के पेशेंट की देखनी है। अगर शोल्डर श्रगिंग पेशेंट की ठीक नहीं है, ठीक है, वो सही से नहीं परफॉर्म कर सक रहा, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो नर्व थी, जो शोल्डर के रीजन पे नर्व थी बिल्कुल ब्रेकियल प्लेक्सिस के साथ, दैट इज एक्सिलरी नर्व, ठीक है। कौन सी नर्व आ गई हमारे पास? हमारे पास जो आंसर आया है वो हमारे पास आया है एक्सिलरी नर्व, ठीक है। हमारे पास आंसर क्या आया हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास आंसर आया है एक्सिलरी नर्व, ठीक है। अब आप इसको जाके अगर बुक से प्रेडिक्ट करोगे ना तो आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा, ठीक है। एक बार हम बुक में जाके देखते हैं, ठीक है, ओके। बुक में जाते हैं और हम सीधा देखते हैं एक्सिलरी नर्व की डायग्राम को, ठीक है। डायग्राम देख लिया, ये एक्सिलरी नर्व कहाँ से ओरिजिनेट हो रही थी? हमारे पास बिल्कुल शोल्डर के करीब करीब, ठीक है।
अब ट्रॉमा की वजह से आई तो हमने ये निकाला कि मे बी शोल्डर की डिसलोकेशन हो चुकी है, ठीक है। अब शोल्डर की डिसलोकेशन नहीं थी इस केस में, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई उन्होंने साइन नहीं दिया। इसका मतलब कोई स्लाइट सा फ्रैक्चर आया था ह्यूमरस के ऊपर, जिसकी वजह से हमारे पास एक्सिलरी नर्व डैमेज हुई है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। फिर उसकी जो पेन का रीजन था वो था शोल्डर या डेल्टॉइड रीजन था, ठीक है, ये वाला, ठीक है। उन्होंने कहा बिल्कुल शोल्डर के पास हो गया उसको पेन, ठीक है। तो हमने कहा कि डेल्टॉइड रीजन है, मतलब यहाँ वाला रीजन है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट थी हिस्ट्री थी फॉल की, ठीक है। फॉल की क्या थी, हिस्ट्री थी हमारे पास फॉल की, ठीक है। तो हम फॉल की हिस्ट्री हमने यहाँ पे देखा था कि जब हमारे पास कोई भी फॉल फॉल की क्या हिस्ट्री होगी, कोई इंजरी डिसलोकेशन होगी या सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस का फ्रैक्चर आएगा, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास फ्रैक्चर की वजह से या हमारे पास डिसलोकेशन की वजह से एक्सिलरी नर्व डैमेज होगी, ठीक है। तीसरी चीज थी, अगर नर्व प्लेक्सिस स्ट्रेच या इंजर्ड होता है तो तब भी हमारे पास एक्सिलरी नर्व का फंक्शन इफेक्ट होता है। तो इस केस में हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली अगर सर्जिकल नेक का फ्रैक्चर नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने हमारे पास सिनेरियो में नहीं बताया, दैट मीन्स कि हमारे पास नर्व प्लेक्सिस के थ्रू नर्व स्ट्रेच होगी या इंजर्ड होगी, ठीक है। तीसरी चीज शोल्डर की एबडक्शन एंड द लेटरल रोटेशन जो थी वो इम्पेयर हो गई थी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप सो आपको ये चीज़ समझ आ गई हो, होप सो आपको ये सिनेरियो भी अच्छा लगा हो। सो अगर आपको ये चीज़ पसंद है सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। और बिल्कुल आप अपने दोस्तों को बताएं, जितना हो सकता है आप इस चैनल को सपोर्ट करें। आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे जाके भी इसको सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा।